अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूँगा, उसके बाद हम उन पर डिबेट करेंगे। जो एक ख़बर है वो वजारत ख़जाना की तरफ से आई है, वो अच्छी नहीं है। उसमें कहा गया है कि गंदम की पैदावार 11% कम होकर 28 मिलियन मैट्रिक टन से नीचे आने का खर्चा है और पाकिस्तान को $1 अरब की गंदम जो है वो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, बाहर से मंगवानी पड़ेगी। एक तरफ अभी एक दिन ही हुआ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मईशत की बहाली, जिसको बहरहाल 16 माह की जो गवर्नमेंट थी PDM की, उसके ज़माने में ही नीचे गई थी, उसकी बहाली के हुकूमती दावे किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो चीनी बहुत महंगी है और गंदम जो है नापैद होने जा रही है, अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके अलावा शिबली फराज साहब जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ ईद के बाद अपोजिशन के साथ मिलकर ग्रैंड एहतजाज करेगी। लेट्स सी क्या होता है, अभी तक तो ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है। एहसन इकबाल ने एक और बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान सरमायाकारों की जन्नत बन चुका है। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी मौजूदा हुकूमत ने मईशत को बेहतरीन कर दिया है। नदीम अफजल चंद साहब पुरानी पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, बाद में PTI में भी गए थे, आजकल फिर पीपल्स पार्टी में हैं। उन्होंने कहा जी नून लीग का रवैया कतई गैर जमहूरी है। इसके अलावा क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी में वजारत उज़्मा को लेकर कोई खुफिया डील हुई थी, जो बज़ाहिर अब ये नज़र आ रहा है कि उसके ताने बाने जो हैं वो खुल रहे हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात की जो इस वक्त एक वेव नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी जो है खुल के मुखालफत कर रही है सोशल मीडिया तक। तो इसकी हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने दाइश के एक ऐसे मतलूब मुलज़म को अमेरिका के हवाले किया है जो 2021 में काबुल के अफ़गानिस्तान के एक एयरपोर्ट पर बम ब्लास्ट में मतलूब था और इसमें 13 अमेरिकन जो हैं वो उनकी जान चली गई थी। इस पे कांग्रेस से पहले खिताब में आज ट्रंप ने एक घंटा और तकरीबन 20-30 मिनट की जो उनकी स्पीच थी, उसमें उन्होंने पाकिस्तानी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। और इस अमल के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर होंगे, जो इस वक्त उनमें सर्द महरी नज़र आ रही है। और ट्रंप के एक जुमले पर हुकूमत खुश हुआ, क्योंकि पूरी स्पीच में एक जुमला उन्होंने कहा कि जी ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, हम उस पर शुक्रगुजार हैं। इसके ऊपर हुकूमत छाजाने की बुझा रही है, सो मच सो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर ट्रंप का शुक्रिया अदा करने की ट्वीट भी कर दी है। मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ का एहतजाजी इत्तेहाद जो है उसमें देर क्यों हो रही है, अब तक वो क्यों नहीं बन पा रहा है, उसमें रुकावटें क्या हैं, ये तफसीलन बात करेंगे। मेरे साथ हैं मज़र चौधरी। मज़र, वेलकम टू द शो। गुलाम अब्बास हरल साहब, वेलकम टू द शो। और अंजुला अम्माद हैं, इनका ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से है। अंजुला, वेलकम टू द शो। आपसे शुरू करते हैं। मज़र, ये गंदम की पैदावार में जो मामला हो गया, ये 1 साल पहले हम लोग जब चीख रहे थे, जब किसानों को ज़लील ख्वार किया गया, उनकी गंदम जो है टगा टोकरी हुई, वो 2000 रुपये मन तक बेचने पे मजबूर हुए। तो वो भी ज़ाहिर है कि ख़रीदने वाले भी कार्टल्स थे, माफियाज थे, जिनमें से मोस्टली हुकूमत में भी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी उनके एजेंट हैं। तो $1 अरब की गंदम अब हमें फिर बाहर से मंगानी पड़ेगी, क्या माजरा है? अच्छा देखें, मैं समझता हूँ कि जो गंदम का मामला था ना, वो हुकूमत ने पिछले साल जिस तरह से मतलब जो है ना वो किसानों को मतलब जो है ना वो रगड़ा दिया और अपना जो उल्लू सीधा किया, वो इस तरह से कि मतलब जो है ना वो उसके बाद से लेके अभी तक जो आटा है, जो एक बुनियादी ज़रूरत है हर घर की, वो मतलब जो है ना वो सस्ता होगा। और आटे के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें जो ब्रेड है या रस वगैरह, ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता मैदा थोड़ा बहुत जो है ना वो फ़र्क पड़ा। और आज अगर मतलब जो है ना वो कल परसों आप देख रहे थे कि हुकूमत ये मतलब जो है ना वो कर रही थी कि जो महंगाई की शरह है या महंगाई बढ़ने की रफ्तार जो है ना वो कम होकर 2% हो गई है। तो आखिर मतलब जो है ना वो ये सारा कुछ क्यों हुआ है, ये ऐसे नहीं है। मैं इसके ऊपर ये बात करता हूँ कि देखें, उसमें एक आपके जो किसान थे ना उनको रगड़ा दिया है हुकूमत ने और किसानों ने उसका रद्द-ए-अमल दिखाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह उस वक्त किसान अपना अज़म का इजहार कर रहे थे या बातें कर रहे थे, उतना उन्होंने मतलब जो है ना वो गंदम की पैदावार उतनी कम नहीं की, क्योंकि सिर्फ 11% जो है ना वो पिछले साल की निस्बत जो है ना वो अभी खबरें हैं कि 11% कम आ रही है।
या कम गंदम की पैदावार, तो ये कोई बहुत बड़ी नहीं है। अगर अच्छा, हाँ आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप जब ये कहते हैं कि कम नहीं है, खैर ये जो अशारिये हैं ये तो असल तो ये दिखाते भी नहीं है, लेकिन $1 अरब की जो हम किस्त के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, इतनी ही मतलब जो है अमाउंट की हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। देखें उसमें मैं सर एक बात करना चाहूँगा, देखें जो गंदम पाकिस्तान में पैदा होती है और जिस तरह पिछली दफ़ा जो रेट मांगे गए थे किसानों की तरफ से और वो रेट मतलब जो है ना वो हुकूमत नहीं दे पाई, तो देखें उसके मैं समझता हूँ कि ये गंदम पे अगर $1 अरब लगना है ना, तो ये सारे का सारा ये नहीं है कि कोई इनको मतलब जो है ना वो पल्ले से चला गया है। हुकूमत ने पहले भी पाकिस्तान में भी अगर गंदम पैदा होती तो फिर भी किसानों से खरीदनी थी। लेकिन मतलब पिछले साल आप जो बात कर रहे हैं कि 3,900 रुपया मेरे ख्याल में, लेकिन वो तो पंजाब हुकूमत ने कीमत मुकर्रर करने के बाद भी गंदम खरीदी नहीं थी। हाँ, उसमें तो आप कसूरवार हुकूमत को ठहरा सकते हैं। बिल्कुल, वो तो ऐसा है। अब हम देखेंगे कि ये इस दफा जो गंदम की इमदादी कीमत आती है वो कितनी आती है, आती भी है कि नहीं आती। हाँ नहीं वो लाजमी बात है। देखें अगर ये बाहर से $1 अरब की गंदम खरीदेंगे तो बाकी गंदम तो इनको लेनी पड़ेगी ना। पिछली दफा मरियम नवाज कह चुकी हैं कि जी हम गंदम के खरीदार ही नहीं है। नहीं वो इस दफा इनको लेनी पड़ेगी। और देख लीजिएगा, मुझे लगता है ऐसा है कि इस दफा ये गंदम की कीमत अच्छी देंगे ताकि अगले साल किसान जो है ना वो फिर गंदम जो है ना वो पैदा करें और मतलब जो है ना नीचे जाए। हाँ, इन्होंने अपना एक साल जो है ना निकाल लिया है, उसमें वही बात है कि किसानों को रगड़ा लग गया, लेकिन इनका मतलब जो है ना वो उल्लू सीधा तो इसका मतलब हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में गंदम की प्राइस ऊपर जाएगी। अब फिर बिल्कुल मुझे लगता है, क्योंकि देखें अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगले साल और फिर अगले सालों में मतलब जो है ना किसान जो है ना वो गंदम से हट जाएंगे। और गंदम एक ऐसी चीज है जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अच्छा, मुझे इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि एक तरफ बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं मईशत की बहाली के, और दूसरी तरफ आप देख लें कि चीनी और शेख और को छोड़ दीजिए, उस वो बात ना कीजिएगा कि जी जो इनकी जो शरह जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाता है अवाम को। अगर शरह 25% तक पिछले महीने थी, 180 रुपये की एक चीज़ पहुंच गई, तो अब अगर 1% आ गई है तो इसका मतलब है 181, 82, 83, 84 रुपये प्राइस हो गई, कम नहीं हुई है। तो ये जो एक तरफ चीनी महंगी है, अशिया सर्फ महंगी हैं और गंदम नापैद है, तो ये दावते हुकूमती जो मईशत की बहाली के है, ये वही हैं जो अयूब खान भी मनाया करता था, बेनज़ीर भी, उसके बाद भुट्टो साहब भी। बातें तो इसी तरह ही हैं, लेकिन वही मैंने इसके ऊपर देखे कल या मतलब जो है ना परसों बात की थी, तो उसके ऊपर जो है ना जो आवाम का रद्द अमल है, लोगों का रद्द अमल है, वो यही शदीद था। और वो ये बात कर रहे थे, क्लैरिफाई कर रहे थे कि ये भाई महंगाई में कमी नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो कम हो गई है। तो अभी जो गंदम के नापैद होने की बातें ना, उससे तो मैं एग्री नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक जो आटा है वो उसी कीमत में मिल रहा है जितना हुकूमत ने मुकर्रर किया हुआ है। देखना ये पड़ेगा कि आगे जाके हुकूमत जो है ना वो आटे गंदम की कीमत क्या देती है। लेकिन ये हरल साहब से पूछते हैं ना, क्योंकि ये जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि नापैद तो अभी आज तो नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले दिनों में क्या पोजीशन होगी ये पूछते हैं। जी हरल साहब, ये एक तो गंदम की पैदावार कह रहे हैं 11% कम, ये गवर्नमेंट कह रही है, वजारत खजाना। $1 अरब की गंदम मंगवानी पड़ेगी। लास्ट टाइम भी हमने यूक्रेन और दूसरे मुल्कों से जो मंगवाई थी उनकी हालत बड़ी ख़राब थी, ख़राब गंदम मंगवा ली थी। तो ये इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर आपने इस मुल्क को खुशहाल करना है, अगर आपने पाकिस्तान को खुशहाल करना है, तो आपको किसान को खुशहाल करना पड़ेगा। और अगर आपने किसान का इस्तेहसाल करना है तो ये पाकिस्तान के इस्तेहसाल के मुतरादिफ होगा। मईशत जो है पाकिस्तान की वो ज़राअत से जुड़ी है। ज़राअत जो है इस मईशत पाकिस्तान की वो रीढ़ की हड्डी की मानद है। और आप देख लें कि 2024 में जब जो किसान की गंदम तैयार थी, उस वक्त आपने 400 मिलियन जो है अरब रुपए की जो है गंदम इंपोर्ट करके और उसमें अपने बहुत सारे आपने टीके लगाए और किसान को बर्बाद कर दिया। उनकी गंदम जो है वो आपने ख़राब कर दी आपने। और इस वक्त भी इनके पास जो है 150 अरब की गंदम जो है वो ख़राब हो चुकी है गोदामों में, और किसान बेचारे के पास अलहदा गंदम ख़राब हो चुकी है। किसान जो है वो आपकी मईशत में कंट्रीब्यूट क्या करता है? जो ज़राअत है वो सबसे अहम सेक्टर है इस मुल्क का। मईशत के हवाले से मैं समझता हूँ कि 23% जो है मईशत में कंट्रीब्यूट करती है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। 23% जो है टोटल जो इनका इकॉनमी है मुल्क की उसमें, और 34% जो है एम्प्लॉयमेंट देता है। जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान की उसमें सिर्फ जो ज़राअत से वाबस्ता एम्प्लॉयमेंट है
वो 34% है। और आप जो एक्सपोर्ट करते हैं, किसी भी मुल्क की इकॉनमी में सबसे जो अहम किरदार होता है वो आपकी एक्सपोर्ट का होता है, आपकी बरामदात का होता है। और 70% जो आपकी बरामदात हैं वो आपकी ज़राअत से जुड़ी हुई हैं, और ज़राअत को आपने बर्बाद कर दिया है, किसान बेचारे को आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। गन्ना पिछले दिनों जो किसान ने उगाया था, वो गन्ना जो है किसान के लिए बेचारा गुनाह कबीरा बन गया था। आप देख लें कि किसानों का गन्ना जो है वो लिया ही नहीं गया था, और अगर लिया गया था पिछले साल से कम रेट पे लिया गया था। ये सॉरी हम ये बड़े सालों से देखते हैं, किसी एक हुक्मरान का वतीरा नहीं है, ये चलन है तमाम हुक्मरानों का, क्योंकि गन्ना जो है या शुगर है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, उसके अलावा जो हमारा गंदम है इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बाद में यहाँ पे कहत कह लीजिए या फिर उनका शॉर्टफॉल हो जाता है, फिर इंपोर्ट किया जाता है और महंगे दामों बेचा जाता है। ये पॉलिसी मेकर्स करते क्या है? देखिए काशिफ साहब, हम बड़े दिलचस्प लोग हैं। हम जब पूरी दुनिया जो है आईटी पढ़ा रही थी, हम मुआशरती इल्म पढ़ा रहे थे इस कौम को, तो जब पूरी दुनिया जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही थी, और हम उस वक्त जो है जहाद कर रहे थे, माशरती इल्म भी डिस्टॉर्टेड और हम उस वक्त जहाद कर रहे थे। और देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी ज़राअत से वाबस्ता ये मुल्क है, ये किसान से वाबस्ता मुल्क है, और हम जो है अपनी ज़रूरी ज़मीन जो है, हमारी सरसब्ज़ ज़मीन जो है, उसके ऊपर हम सोसाइटियाँ बना रहे हैं और ज़राअत को तबाह कर रहे हैं। ये हम हमेशा से हमने और आप देख लें कि जो बंजर ज़मीन है जो भावलपुर में है, वो वहाँ जाके आप इतने ज़्यादा आप सरमाया लगा रहे हैं, उसको आप जो है वो काबिल काश्त बना रहे हैं, बजाय कि जो ऑलरेडी आपके पास एक ज़राअत है, आप किसानों को क्यों नहीं सब्सिडी दे रहे? किसान बेचारा जो है, आपने कहा कि पिछले साल जो इन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 4000 जो कीमत मुकर्रर की थी गंदम की, लेकिन 2200 से ऊपर किसी ने नहीं ली, और उस वक्त भी जो है बेचारे किसानों की गंदम जो है वो बिल्कुल 2000 मन तक बेचारों ने बेची जी, फेंक के बेची। बिल्कुल मैं समझता हूँ। तो ये सारी वजूहात हैं। अगर आपने अपनी मईशत को ठीक करना है तो अपनी ज़राअत, लेकिन उसमें मजहब की बात में बड़ा वजन है कि जो किसान थे, जो गंदम के फैक्ट्री थे, इन्होंने नारेबाजी तो बड़ी की, लेकिन इन्होंने अमली तौर पे तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट क्या सर अमली तौर पे प्रोटेस्ट हुआ? आपने माल रोड पे आए, पंजाब में हुआ, सिंध में हुआ, हर जगह पे हुआ, लेकिन आपने सबको बदले सलासल कर दिया, जेलों में डाल दिया। यहाँ पे तो आपने जायज हकूक के लिए आवाज नहीं बुलंद कर सकता, एहतजाज नहीं कर सकता। अमली तौर पर माशाअल्लाह इस मुल्क में नाफिज है, डिक्लेयर नहीं है, लेकिन काशिफ साहब नाफिज है। आप ठीक कहते हैं हल साहब, आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में अपने राइट्स को मांगने के लिए जाहिर है कि फिर आपको रियासती जबर का सामना तो करना पड़ता है। जी देखिए, जद्दोजहद करनी पड़ती है, मुजम्मत करनी पड़ती है, लेकिन कहीं भी किसी भी मुअज़्ज़म माशरे में, जमहूरियत में आजकल बदकिस्मती, हम कहते हैं जी जमहूरियत है, पहले जो डिक्टेटर करता था वर्दी पहन के, वही आज सियासतदान कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के एंड में, क्योंकि मज़हर भी टीच भी करते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, वो भी बड़े मतलब साहब इल्म है, तो जमहूरियत की एक 2 मिनट के लिए हम डेफिनेशन पे भी गौर कर लेंगे। हंजला मुझे ज़रा बताइएगा कि ये जो पोजीशन है इस वक्त, पाकिस्तान जो है, मेरे दोनों फाजिल दोस्तों ने कहा कि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, लेकिन मैं इनसे इख्तलाफ करता हूँ एहतराम के साथ, क्योंकि कभी किसी ज़माने में ज़रूरी था, अब तो हम ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी मुल्क तो वो होता है कि यूक्रेन में देखें जंग लगी हुई है पिछले 3 साल से, लेकिन उनकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अभी भी एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, और अच्छी उनकी जो है कल्टीवेशन हो रही है, वहाँ पे उनकी ग्रोथ हो रही है। आपका टेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, पहली बात यह है कि पिछले साल हमने गंदम इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि हमारे पास गंदम बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, वो कहाँ से आ गई थी? हमने इंपोर्ट कर ली थी बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह। इसलिए हम अपने किसान को हमने जलील किया, उसकी 4000 के इमदादी कीमत का ऐलान। ये भी व्यूअर्स को बता दीजिए कि मजबूरी में की थी कि शौकिया की थी? नहीं, हमने पहले ये पूरा हवा हमने खड़ा, मैं डॉक्यूमेंटेड बात करूंगा, हमने पूरा हवा खड़ा किया कि गंदम की किल्लत है, गंदम की किल्लत है, गंदम की किल्लत है, और वो किल्लत दूर करने के लिए इतनी गंदम मंगवा ली कि वो अगले साल हमने किसानों को कहा कि हमें आपकी गंदम की जरूरत नहीं है, हाँ हम तुम पे एहसान करते हैं। 130 अरब का टीका लगा था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम 50 अरब जी और हम आप पर एहसान करते हैं कि हम इमदादी कीमत का ऐलान कर देते, लेकिन हम खरीदेंगे नहीं, माफिया के रहमो करम पे आपको छोड़ देते हैं।
इस साल अभी 1 महीना नहीं हुआ, वजारत खजाना की कायमा कमेटी बराए कौमी असम्बली में यह फैसला हुआ कि इस साल इमदादी कीमत भी मुकर्रर नहीं की जाएगी। राइट, ये फैसला हुआ और उस फैसले का वजह क्या थी, वहां पर ये 1 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं है ये, और उसमें यह कहा गया कि हमारे पास इतनी गंदुम मौजूद है कि हमें गंदुम खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मेरी ये वजारत खजाना वालों से सवाल है कि 1 महीने के अंदर वो कहां से पहले इतनी गंदुम थी कि आप अपने किसान के लिए इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर तैयार नहीं थे। आपने सूबों को कहा कि हरगिज कोई इमदादी कीमत नहीं देगा, रूटीन में दिसंबर में इमदादी कीमत आ जाती है, लेकिन अभी अब हम मार्च में गुजर रहे हैं, अभी तक इसका कोई जिक्र नहीं है। और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि हम बाहर से मंगवाएंगे। आप अपने किसान से कहते हैं कि वो 2000 में गंदुम बेचे, वो पूरा साल गंदुम काश्त ना करे। कितने ही लोगों ने गंदुम इसीलिए काश्त नहीं की, उनको पिछले साल का एक्सपीरियंस था। आपने लोगों को और ज्यादा डिस्करेज किया किसानों को कि कोई गंदुम ना काश्त करे क्योंकि खरीदनी किसी ने नहीं थी। और उसके बाद फिर आपने क्या कहा, फिर आपने कहा कि नहीं अब हम तो $1 अरब की बाहर से मंगवाएंगे। यानी अपने किसान को आप फायदा नहीं देंगे, बल्कि अब वल्लाहु आलम इसमें किसका कमीशन है और कितना कमीशन है। हुकूमत ये जवाब दे कि ये जो $1 अरब जिसके लिए आप दर दर पे भीख मांगते फिर रहे हैं, जिसके लिए आप IMF के आगे और दीगर दोस्त मुल्कों के आगे आप तरले कर रहे हैं, उस $1 अरब की आप गंदम मंगवा रहे हैं और अपने किसान को आप फायदा पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? चीनी के हवाले से अगर आपने बात की तो चीनी के एतबार से मुझे बताया वजीर आजम साहब अभी 3 महीने पहले जब चीनी वालों को ये इजाजत दे रहे थे कि आप चीनी एक्सपोर्ट कर लें, और उस एक्सपोर्ट की वक्त उनसे ये गारंटी ली जा रही थी कि चीनी महंगी नहीं होगी, और अब वो गारंटी किधर है? अब वो चीनी फिर से क्यों महंगी हो रही है? तो ये बेसिकली मामला ये है कि ये सारा जब आपको लगे कि आपका किसान तो उसको तो आप कमज़ोर करें, उसको तो इतना जलील करें, और हुकूमत ऐसी हो जिसको आवाम की फिक्र ना हो, क्योंकि वो आवाम के वोटों से तो आई नहीं है, और आवाम के वोटों की उसको इतनी कुछ चंदा फिक्र नहीं कि वो ख्याल करे कि अगली दफ़ा भी मिलने हैं, और वो इस किस्म के मामलात में जब मुलव्वस हो तो फिर उसको परवाह नहीं होती कि हमारे मुल्क का शहरी या इस मुल्क का किसान उसके साथ क्या सलूक होगा। तो ये मेरा मुतालबा भी है बतौर मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा के कि आप पहले तो ये तयन कर लें कि क्या गंदम हमारे पास कम है या ज्यादा है। 1 महीने के अंदर आपकी स्टेटमेंट्स बदल रही हैं, और उसका तयन करने के बाद उन जिम्मेदारों का भी तयन कर ले जो ये गलत रिपोर्टें आपको दे रहे हैं। कभी आप पॉलिसी सही कर रहे हैं, कभी गलत कर रहे हैं। मगर ये जो मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए, जो हुंजला ने कहा है कि अब इमदादी कीमत भी उन्होंने डिसाइड किया था कि नहीं लेंगे, हम गंदम बाय नहीं करेंगे, और ये जो शिफ्ट आया है 180 डिग्री से कि $1 अरब की जो है गंदम इंपोर्ट भी की जाएगी, तो फिर आप की पॉलिसीज़ क्या हुई? आप अपना एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, गो कि हम उस तरीके से अब ज़रूरी मुल्क नहीं रह गए हैं, लेकिन आप उनका और भी मेरे ख्याल में माशी दिवालिया निकालने जा रहे हैं। देखिए ये जो हंजला ने बात की है ना, देखिए मैं इसकी मतलब जो है ना वो तायीद इस वजह से नहीं कर सकता या तस्दीक नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हुकूमत की तरफ से ये जो बात है ना मीडिया में नहीं आई, अंदर ज़राए के तौर पे बात नहीं, ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, कायमा कमेटी के इजलास की डॉक्यूमेंटेड है और मीडिया को जारी हुई है कि ये बात सामने आई है ना कि ये हम $1 अरब की, देखें सबके सामने बात आ गई। अब जब मैं समझता हूँ कि ये हालात हैं तो जो गंदम है इनको पाकिस्तानी जो मतलब जो है ना किसान है उनसे खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि अगर ये इसी तरह मुख्तसर मुझे बता दीजिए कि इस किस्म की नाक़िस पॉलिसियाँ जिसमें बहुत बड़ा नुकसान होते हैं मुल्क की मईशत का भी और हमारी ज़रूरी लोगों का भी, इनके ऊपर मिसाली सज़ाएं कब मिलेंगी या मिलनी चाहिए ताकि आगे बढ़ सके, आगे कुछ मतलब हम बेहतर कर सके। एक तरफ नारा लगाते हैं मईशत को हमने उड़ा दिया, और दूसरी तरफ आपकी ये पोजीशन है इंटरनल जो है। सजाएं वाली बातें तो देखें, जब करना है सारा कुछ इन्होंने, करता धरता ही ये है, और उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं वो भी मतलब जो है ना, तो फिर सजाएं वाली तो बात ही नहीं होनी ना। अच्छा चले आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तानी सरमायाकारों की जन्नत बन चुका है और मौजूदा हुकूमत ने मईशत को बेहतरीन कर दिया। एहसन इकबाल का मुख्तसर सा कमेंट करें, आगे चलने टॉपिक्स बहुत देखिए उसमें ये जो एहसन इकबाल साहब है ना, अपने तौर पे जो चीज़ें आप मीडिया के सामने आ रही हैं कि मतलब उज़्बेकिस्तान के सदर आ रहे हैं, कभी अपने UAE के आ रहे हैं, और कभी मतलब जो है ना यहाँ से सरमायाकारी की बातें हो रही हैं, उस हवाले से तो उनका बयान मतलब जो है ना अपनी जगह सही है, लेकिन अमली तौर पर जब हम यहाँ देखेंगे कि सरमायाकारी होती है और उससे मतलब जो है ना वो पाकिस्तानी मईशत पर या पाकिस्तान की जो लोकल अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर पे फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ेगा, फिर हम इसको मतलब तायीद करेंगे। फिलहाल तो ये एक पार्टी जो है ना उनकी मतलब जो है ना वो बयान, मैं समझता हूँ बयान है। गुलाम अब्बास अहलल साहब, एहसन इकबाल साहब अरस्तु कहा जाता है इन्हें नून लीग का, इन्होंने बड़ी पॉलिसीज़ बनाई हैं, विजन प्रोग्राम भी 2035 का बनाई फिरते हैं अभी, कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक। पाकिस्तान को तो इमीडिएट जो है
ट्रैंकलाइज़र जो है उनसे छोटे मोटे जो होम्योपैथिक से तो काम नहीं चलना हमारी मीशत का। हमें तो कोई बड़े हाई स्पीड किस्म का मैं कहता हूँ कि वो लगना चाहिए, स्टीराइड की ज़रूरत है इस वक्त मीशत में। देखिए वो सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये बेरहम इशराफिया के लिए और सरमायाकारों के लिए और इन ताजरों और मफाद प्रस्त टोला जो इकट्ठा हुआ है, इनके लिए वाकई जन्नत बन चुका है। क्योंकि ये आवाम को जो है वो कुचल रहे हैं और बेचारी आवाम जो है या गरीब आदमी जो है वो भूख और अफलास से मर रहा है, उनके लिए जन्नत बन चुका है। तो ये दिहाड़ियां लगा रहे हैं, इनकी तो तनख्वाहें और मराद जो हैं हर चौथे दिन बाद इजाफा हो रहा है। आप देख लें पिछले दिनों में 500% तक इजाफा हुआ है। तो इनके लिए तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है, ये लुटेरे जो इस मुल्क पे मुसल्लत हैं इनके लिए ये जन्नत है, क्योंकि इन्होंने यहाँ से लूटना है और उसके बाद इन्होंने कहीं बाहर चले जाना है। सियासी बयानिया के वाकई इनकी पटारी में कुछ है, इनकी शोबदाबाजियां हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जी हमजला मुझे बताइएगा, ये इस पे जरा कमेंट दे दीजिए फिर आगे चले। हमारी दुआ है कि ये ख्वाहिशें जो हैं, ये खबर जिसमें ख्वाहिश का अंसर ज्यादा है ये दुरुस्त हो, लेकिन फिलहाल ये दुरुस्त नहीं है। अगर ये उनकी ख्वाहिश है फिर तो नेक ख्वाहिश है। नेक ख्वाहिश है। मैं इसमें देखें जो ड्यू क्रेडिट है वो देना चाहिए। रिलेटिवली थोड़ी सी स्टेबिलिटी इकोनॉमी में हमें नजर आ रही है, लेकिन ये कहना आपकी बात दुरुस्त है कि हमें ट्रैंकुलाइजर शरह महंगाई में कमी आई है, जो डिबेट रिलेटिवली जी तो मेरे ख्याल में हुकूमती इंटरेस्ट रेट की वजह से हुकूमती जो मेरे ख्याल में जिस तरीके से इसमें आप हम भी शामिल हैं कि हमने हर प्रोग्राम में शरह जो महंगाई है और असल महंगाई का फर्क नहीं, वो फर्क जरूर लोगों को बताया, शक नहीं है कि शरह महंगाई का मतलब ये नहीं है कि आपकी चीजें सस्ती हो जाए। हाँ जी, ये तो अदादोशुमार का खेल है, लेकिन 6 महीने से हम कर रहे हैं अदादोशुमार का खेल खेलती हैं हमारी हुकूमतें, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं देखता हूँ कि शरह महंगाई में कमी आई है और जो चीज़ मैंने लेने जानी है वो ज़्यादा महंगी हो गई है, तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि ये कौन सी शरह महंगाई में कमी आई है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर हुकूमत की हमारे पाकिस्तान की मईशत की बात करें, रिलेटिवली स्टेबिलिटी है, लेकिन ये कहना कि सरमायादारों की जन्नत बन चुका है, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा कि इस वक्त जिस रफ्तार से पाकिस्तान में बदअमनी और दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में और इस तनाजुर में ये कहना कि हम सरमायाकारों की जन्नत बन गए, ये कोई मुनासिब जुमला नहीं लग रहा। ऐसा इकबाल साहब ये जरूर कहें कि कुछ बेहतरी आई है, जन्नत वाला लफ्ज बहुत बड़ा है। राइट कि नज़ीर नज़र चंद साहब ने आज कुछ बयान दिए हैं। उन्होंने कहा जी नून लीग का रवैया हमेशा से गैर जमहूरी था और अभी भी गैर जमहूरी है, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम अगर चाहें तो उनकी 1 घंटे से पहले हुकूमत गिर सकती है। गिराते भी नहीं है, साफ छुपते भी नहीं है, सामने आते भी नहीं है। तो क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी में वजारत उज़्मा पर कोई डील हुई थी? सुनने में तो यही आया कि इनकी डील हुई थी कि 1 साल 2 साल जो है शहबाज शरीफ साहब रहेंगे, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाया जाएगा। तो इसीलिए आजकल तनकीद के जो डोंगरे बरसाए जा रहे हैं वो तेज़ी आई हुई है, उसमें हकीकत क्या है ये आप ज़रा मुझे बताइए। देखें बात ये है कि जो नून लीग है ना, देखें वो उसमें जो आपके शहबाज शरीफ साहब है ना, उनकी मतलब जो है ना वो पहले ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मतलब बड़ी अच्छी बनती थी और अब भी बहुत गाड़ी खेल रही है। तो जरदारी साहब की भी बनती है, तो जरदारी साहब की बनती है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि जो फवायद है ना सारे के सारे, जो समरात हैं, जो आपकी प्रोजेक्शन है, वो सारी की सारी नून लीग के हिस्से में आ रही है। तो पीपल्स पार्टी अब थोड़ी परेशान है कि मतलब जो है ना वो अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो जिस तरह उन्होंने सोचा था कि पंजाब में मतलब जो है ना गवर्नर आ गया है, बाकी सूबों में गवर्नर आ गए हैं, तो हमारी मतलब जो है ना वो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, वो बनती नजर नहीं आ रही। 2 सूबों में उनकी हुकूमत है जी, हुकूमत सिंध में और बलूचिस्तान में। हाँ देखें, लेकिन अभी जो मामला ये वाला है ना, इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो अपना जरदारी साहब हैं वो तो इस तरह की बातें नहीं कर रहे। हाँ नीचे जो सोशल मीडिया पे जो है ना वो तूफान मचा हुआ है और उसमें जो है ना वो ये बातें आ रही हैं, मतलब नून लीग के साथ ये मामलात हैं। तो मैं समझता हूँ उसकी जो बुनियादी वजह है ना, वो जो डील वाली बातें हैं ना वो नहीं है। ठीक है, अच्छा आपकी अगर इशारा उनकी प्रोजेक्शन की तरफ है, हाँ, तो सिंध हुकूमत भी करोड़ों रुपए के डेली के बेसिस के ऊपर इश्तहारात तो वो भी चला रहे हैं। हाँ जी, तो देखें तो व्हाटएवर देयर परफॉर्मेंसेस, हाँ जी, वो देखें वही बातें आ जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डोंगरे बरसा रहे हैं, मतलब जो है ना पीपल्स पार्टी वाले, हाँ अंदर खाने जो है ना वो देखो दोनों फवायद अपना उठा रहे हैं। शेर शक्कर है। जब हम ये बात करते हैं कि देखें आपने कराची में 17 साल हो गए हैं, 17 साल आपकी सिंध में हुकूमत है, कराची के लिए पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? ठीक है, क्या आज सिंध के लिए क्या कहना, सिंध के लिए क्या है? मैं सबसे बड़ा मसला ये देखता हूँ कि देखें बड़े शहर जो होते हैं ना उनके बड़े मसाइल होते हैं और उस पर बड़ा जो है ना वो बजट देना पड़ता है। आज चाहे जितनी मर्जी तक हम तनकीद कर लें, लेकिन एक बात है कि जो लाहौर है इसके जो ट्रैफिक के मसाइल से वो काफ़ी हद तक बेहतर है
और उसके पीछे हमें यही चीज़ नज़र आती है कि इसको मतलब जो मंसूबे शुरू किए गए उस वक्त शुरू किए गए। अभी तो बहुत सारे जो हैं मंसूबे जो बुजदार के थे उसके ऊपर भी तख्तियां लगाई जा रही हैं पंजाब में। देखें ये तो चलता है ना, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है कि जो वो करके गए हैं ये चला रहे हैं, ठीक है, ये शुरू करेंगे आने वाली हुकूमत करेगी। मगर भाई जब ये गवर्नमेंट जाती है करप्शन फिर निकलती है बाहर। इस वक्त तो आपको पता ही है कि करप्शन का सुराग लगाना और उसको रिवील करना भी मुश्किल हो गया। हाँ। गुलाम अब्बास अहल साहब, मुख्तसर साहब बताइएगा, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग में चल क्या रहा है? वैसे तो ये एक दूसरे के आशिक माशूक भी हैं, लेकिन जब ये मीडिया पे आते हैं कोई ना कोई शोशा ऐसा छोड़ दिया जाता है और फिर बाद में ये जो बड़े लीडरान हैं, जैसे मज़हर ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब वो तो टस से मस नहीं होते, वो उनकी और शहबाज शरीफ की या मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा हमें। देखिए ये जो दोनों जमातें हैं इनका ये वतीरा है कि जब ये अपोजिशन में होती हैं तो फिर ये इकट्ठे हो जाती हैं, लेकिन जब भी हुकूमत में होती हैं तो फिर ये एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं। और ये नून लीग का भी वतीरा रहा है कि जब ये मुश्किल में होती है तो तब ये पाँव पड़ती है और जब ये हुकूमत में होती तो ये गिरेबान पकड़ती है। ये तो पीर साहब पगाड़ा ने कहा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो नूरा कश्ती इनकी है, ये जो प्रेम कहानी इनकी है वो बड़ी पुरानी है। तो ये चूंकि ये मफाद परस्त हैं और ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं, इक़्तिदार के लिए डेमोक्रेसी के वो इन्होंने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, इन्होंने अपना नजरिया कुर्बान कर दिया, इन्होंने अपनी बयानिया कुर्बान कर दिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब और जरदारी साहब ने इनको पीछे छोड़ा है। उन्होंने वफादारी में, ताबेदारी में उन्होंने जो मुक्तदरा थी, आप 26वीं आईनी तरमीम में देख लें कि कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और क्रेडिट लेने के लिए, क्योंकि वो एक डील का नतीजे में ये सारी हुकूमतें आई, PDM 1 और 2 दोनों जो थी, और डील यही थी कि पहली हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब PM होंगे और दूसरी में बिलावल साहब होंगे। तो दूसरी अभी है ना जी, जो आने वाली है। अच्छा अभी भी आने वाली है? अभी आने वाली है। अच्छा, क्योंकि ये आप देखिए फ्यूचर के बारे में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं ना, हमारी गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, लेकिन ये डील थी जो मुझे जिसका अमली जामिया मुझे नहीं, इस 5 साल में नहीं कोई टेन्योर का कोई नहीं, इस साल में इन हाउस तब्दीली जो है उसके कोई चांस नहीं है, उसके कोई चांस नहीं है। और आइंदा जो है ये डील की गई कि बिलावल साहब को लाया जाएगा। अब अवामी ताईद के बगैर लाए वो कमरान, ये मुमकिन मुझे होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि आपने देखा है 8 फरवरी के इलेक्शन में काशिफ साहब किस तरह इनको मैंडेट देने का वादा किया गया, जो डील की गई वो मैंडेट सारी जो क्या सराइयां थी, सारी हिकमत अमलियां जो थी उल्टी पड़ गई और अवाम ने एक और तरह का एक जज्बा और अपना जो है इजारे रह कर उसको अभी भी जो है जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही, उसको जाहिर है कि उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी नहीं है। जी अंजुला, कैसे देखते हैं पीपल्स पार्टी और ये नून लीग का जो बज़ाहिर, अब ये हरल साहब भी कह रहे थे, तो ये क्या भी डुगडुगी है या फिर वाकई इख्तलाफात हैं उनके, कि ये मफादात क्या असूल है? सर मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह ये अभी फरमा रहे थे हरल साहब के, ये मिसाक जमहूरियत का कहीं तसलसल तो नहीं कि एक बारी आपकी और फिर एक बारी वो तो था उसमें। और मेरा ख्याल है ये गालबान अभी भी मखलूत हुकूमत में अगर पीपल्स पार्टी ने कोई वजारत नहीं उस तरह से ली और बातें बड़े यानी ज़ोरों शोर से चल रही हैं कि अगली टर्म, अच्छा सॉरी, वो वजारत ना लेके भी क्लेम जो करते हैं, जो दावे करते हैं और उनसे मनवाना चाहते हैं, वो तो मिनिस्टरों से ज्यादा जो है वो चाहते हैं। वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन पंजाब में उनका वजूद नहीं है। आप देखें ना कि लाला मूसा से आप अगर देखें तो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बड़े वोकल हैं, तो मैं बड़े बबांगे दौल कहता हूँ कि वो तो अपने काउंसलर की नशिस्त अपने हल्के आबाई हल्के से जीतने के काबिल नहीं है इस वक्त। नहीं, ये रियलिटी है। ये तो जब इंतखाबात होंगे तो हुए पाकिस्तान में इंतखाबात में बहुत सारे ऐसे लोग 2024 में हुए हैं ना, ऐसे और लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर कितनी ही हमारी खुशकिस्मती हो, अगर फैसला वोटों पे हो, काश अगर फैसला वोटों पे हो तो ये इस मुल्क की खुशकिस्मती हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पावर पॉलिटिक्स का एक डायनामिक है कि लेकिन हमजरा एक इसमें से एक क्वेश्चन निकला है आपकी बात में से, आप वोट की बात कर रहे हैं और जो वोट ना लेकर भी पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या आज के मॉडर्न दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में उनकी कोई रिस्पेक्ट है अवाम की नज़र में? जी नहीं, देखें अवाम बड़ी सियानी है, ऐसा नहीं है कि किसी को
नहीं पता कि मैं एक सियासी जमात नहीं, आप हर सियासी जमात की बात करें, सबको पता है कि कौन बंदा वोटों से बैठा है और कौन नहीं बैठा। मेरे हल्के में मुझे पता है कौन वोट लेके आया है, और अगर कोई बगैर वोट के जीता है तो उसको पता है। और मैं समझता हूँ कि ये शायद ज्यादा लंबा अरसा चलेगा भी नहीं, एक आध दफा हो जाता है, हर दफा नहीं होता। बाकी पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात है, अगर मुल्क के, मैं माजी में भी आपके शो में ये बात कई दफा कर चुका हूँ, अवाम के मफादात हों तो पीपल्स पार्टी उन इश्यूज पे प्रेशर क्रिएट करे, उन इश्यूज पे बात करे जिनमें अवाम का फायदा हो। लेकिन जब इसमें हुकूमत का अपना फायदा और इनके अपने मफादात होते हैं तो बहुत सारी चीजें, मसलन मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, कौमी असम्बली के मेम्बरान में की तनख्वाह में 500% इजाफा हुआ है, ये खबर सबको पता चली है। और उससे अगले दिन कौमी असम्बली से 200 मुलाजमीन को फारग किया गया, किस लिए? ताकि खर्चा कम किया जा सके। आप इसको उसमें तो पीटीआई के मेंबर पार्लियामेंट भी शामिल नहीं वो शामिल है, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप तरजीह देखें कि एक मुलाजिम है उसको फारिग किया गया है और कौमी असम्बली जो हैं उनके तनख्वाहों में 500% इजाफा कर दिया गया क्योंकि जी हमें बजट कम करना है, और दूसरी तरफ आप इतने बड़े फैसले ले रहे हैं। ये आपको इनकी तरजीहात का बतौर खास बता रहे हैं, अपने मफादात के लिए, अपने मफादात के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल अपने मफादात। मज़र मुझे बताइएगा, शिबली फराज कहते हैं तहरीक इंसाफ ईद के बाद अपोजिशन के साथ तमाम जमातों के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। ये भी साथ बता दीजिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ जो है इनका एहतजाजी जो इत्तेहाद है ये अभी तक पक्का क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा? देखिए उसकी वजह आप पुरानी वाली वजह है कि मैं समझता हूँ जो एहतजाजी मुहिम थी ना, और धरने और एहतजाजी मुहिम जो आपकी बन रही थी नवंबर में, वो उसमें से गुब्बारे में से हवा बिल्कुल निकल चुकी है, पिचक गई है मामला। अच्छा। अब मैं समझता हूँ कि ईद के बाद अभी टाइम पड़ा हुआ है, तो देखिए जब तक इनका जो मतलब वो इत्तेहाद जो है वो अलायंस वो नहीं बनता, उसकी बाकायदा मतलब जो है ना वो जिस तरह पीडीएम ने मतलब नकात दिए थे, 36 पॉइंट दिए थे, ये चीज़ें जब तक सामने नहीं ना आती तो ये जो शिबली फराज का जो मैं बयान है ना, मैं समझता हूँ कि ये भी ऐसे ही है, इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बहरहाल अगर जो एहतजाज होता भी है तो देखना पड़ेगा किस पैमाने पे एहतजाज होता है। आप मतलब ये बताइएगा ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, क्योंकि अगर आप इंतखाबी नताइज पर देखें, अवाम का रद्द अमल देखें, गो के स्टेट पावर उनके पास है, लेकिन पिछले 2013 के इलेक्शन से लेके अब तक तीसरा इलेक्शन है 2024 का, इसमें लोगों ने रिजेक्ट किया है, अवाम ने जो है रियासत के बाशिंदों ने फजलुर रहमान साहब को रिजेक्ट किया है। तो उस तनाज़र में आप नहीं देखते कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही पीटीआई उनको? हाँ जी, देखें वो बात आ जाती है कि देखें जो आपकी मौलाना फजलुर रहमान है ना, वो उस बात पे भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मुझे जो है ना वो पीटीआई ने मतलब जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ वो हुई है। इसके अलावा उनको ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मतलब जो है ना मुक़्तदरा ने भी वो कह रहे हैं मुझे हुकूमत में क्यों नहीं डाला जी, ये कह रहा है मुझे क्यों नहीं डाला। उसके साथ साथ वो जो नब्ज़ है ना, जो मुक़्तदरा की नब्ज़ है उसको समझते हैं और वो हद से ज्यादा, एक हद से ज्यादा जो है ना वो अमली तौर पर एहतजाज नहीं करेंगे। अच्छा, वो सियासत मुक़्तदरा के साथ मिलकर करना चाहते हैं, आपका ये बिल्कुल ऐसा ही है जी। अरल साहब, खान साहब देखें, जो मौलाना साहब हैं उनका फुकतान है एतमाद के हवाले से बानी पीटीआई से, क्योंकि पहले भी जो है वो सोलो फ्लाइट्स वगैरह ली गई, इस हवाले से उनको एतमाद में नहीं लिया गया। और अब अगर अलाइंस हो जाए ये दोनों जमातों का, तो मैं समझता हूँ कि इसमें फिर हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है। आपने माजी में भी देखा कि जब पीडीएम ने एहतजाज किया और उसको लीड किया मौलाना साहब ने, तो उस वक्त काफ़ी प्रेशर जो है वो हुकूमत पे पड़ा। लेकिन हम सॉरी, हुकूमत उससे तो ख़त्म नहीं हुई थी ना, हुकूमत और रजीम चेंज के नतीजे। देखिए वो डेफिनेटली जब प्रेशर आप एहतजाज के ज़रिए या जलसे जुलूसों के ज़रिए आप प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं वो आप बिल्ड करते हैं, तो फिर मुक़्तदरा जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी अपना ज़हन जो है वो उसके मुताबिक तब्दील करती है। साहब, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी इस वक्त किसी भी एहतजाज को सख्ती से कुचलने की, आप क्या समझते हैं कि अगर इनका इत्तेहाद हो जाता है और मौलाना की फोर्स जो है, पॉलिटिकल फोर्स जो है, स्टेट पावर जो है, वो अगर बाहर आती तो क्या उनके साथ सख्ती नहीं की जाएगी? देखिए मौलाना साहब जो हैं वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और बड़े जीरक सियासतदान हैं वो, और उनके पास जो एक स्ट्रीट पावर है और उनकी एक मुनज़्ज़म जमात है। और मैं समझता हूँ कि और जो उस दूसरी साइड पे आप अगर देखें तो बानी पीटीआई जो है उनके फ़ैन की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत मकबूल जमात है, लेकिन इतनी मुनज़्ज़म जमात नहीं है। आपने पिछले एहतजाज में देखा कि किस कदर जो है इतनी गफलत की गई
और कोई रोड मैप नहीं था एहतजाज का। सारी लीडरशिप जो है वो पीछे बैठी हुई थी, आपने आगे लोगों को भेज दिया, वो बेचारे लोग जो हैं उनको आपने तना हाथ छोड़ दिया। लेकिन मैं 26 नवंबर को हम नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि मेरा प्रोग्राम चले आगे, उसको छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। लेकिन आपकी इस बात से मैं इख्तलाफ ज़रूर करूँगा, विदाउट सपोर्टिंग इमरान खान मैं समझता हूँ कि PTI के पास अभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर ज़रूर है। जी आप बताइए अंजला, ये जो ड्रामा चल रहा है इस वक्त इत्तेहाद का, मौलाना फजल रहमान साहब का, 2022 में वो इस हिस्से की तरफ थे, फिर इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, मोहब्बत निभाई नहीं उनसे, अब उनका इनके साथ जो मिलना भी चाहते हैं नहीं भी मिलना चाहते, उन्हें क्या जा रहा है? वो कहते हैं खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। तो ये वाला मामला है, एतमाद की कमी है और फुकदान है। 26वीं आईनी तरमीम के मामले में शाना बशाना खड़े होकर मौलाना और बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इजहार मोहब्बत किया गया। मौलाना साहब कहते हैं कि हमारे बंदे खरीद लिए थे, हाँ, लेकिन वही बात करने लगा हूँ कि बज़ाहिर वो इजहार मोहब्बत खटाई में पड़ गया जब वो तरमीम के नताइज आए तो, और बिलावल साहब की बज़ाहिर मेहनत जो है ना वो ज़्यादा कामयाब नजर आई। तो इसी तरह इस वक्त भी ये एतमाद का फुकदान है। और लेके चढ़े हुए दूसरी तरफ जो एहतजाज की तहरीक वाला मामला है ना, PTI के पास स्ट्रीट पावर बहुत अच्छी है, इसमें आपकी बात से चलने इत्तफाक कर लेते हैं, लेकिन जो PTI की दस्तयाब क़यादत जो बाहर है उसके अंदर जो फूट है, उसके अंदर जो है आपस में एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात हैं और जो ग्रुपिंग है जो वाज़े हर किसी को नज़र आ रही है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सबको पता चल रहा है कौन किससे लड़ रहा है, कौन किस ग्रुप में, वो जब तक सेटल डाउन नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल है कि PTI कोई एहतजाजी तहरीक कोई इस अंदाज में मुनज़्ज़म कर पाए, क्योंकि अभी तक जो लोग सामने हैं वो बज़ाहिर एक दूसरे से ही दस्तों गिरे बाएँ हैं, किसी दूसरी सियासी जमात से उन्होंने क्या लड़ना है, और ये एक बड़ी तकलीफ सूरत हाल है। और इवन एक दूसरे को चमचे करार देना और इस किस्म के गैर पार्लिमानी अल्फाज सरेआम उनको सियासत में रवायात को नहीं छोड़ना चाहिए। के लिए यानी माजी में यह तो जरूर रहा है कि आप मुखालिफ सियासी जमात के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन ये शायद कम हुआ है कि अपनी ही सियासी जमात में आप एक दूसरे से बाहम दस्तों गिरेबां हैं, वो भी पब्लिक स्पेस में। तो ऐसी सिचुएशन में PTI के लिए शायद इतनी स्पेस नहीं है। सियासी इस्तेकाम नहीं आने वाला इतनी जल्दी, इसका मतलब आपका मतलब ये है? सियासी इस्तेहकाम आएगा खान साहब जब आप अवाम की नुमाइंदगी हकीकी मानों में करेंगे। हुक्मरान कुछ भी कहे, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी की जो हालत है वो तो मुतकाजी है कि हमारा सियासी इस्तेहकाम हमारी पहली जरूरत है इस वक्त। मैं इस हवाले से अर्ज करूं, नहीं एक मिनट हर साहब सिर्फ एक मिनट अर्ज करने दीजिएगा। सियासी इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब आप, मैं कई दफ़ा ये जुमला दोहराया मैंने, ये जब अवाम की सियासत करेंगे, अवाम के लिए आएंगे, फिर सियासी इस्तेहकाम आएगा। जब दस्ते शफकत के लिए आएंगे फिर कभी भी नहीं आएगा। खान साहब जब तक कठपुतली हुकूमत आती रहेगी तब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। कठपुतलियों से नहीं आता, सिर्फ इससे वक्ती तौर पे जमूद आ सकता है। अगर आपने सियासी इस्तेहकाम लाना है तो आपको मुंतखिब जो है नुमाइंदा हुकूमत जिनकी रूट्स अवाम में हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतलब लास्ट क्वेश्चन है, जरा दरिया को कूजे में बंद कीजिएगा। आज हमारे हुकूमती वज़रा जो हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया और उन्होंने ट्रंप का शुक्र अदा किया। ये वही ट्रंप है जिनके लिए लॉबिंग की गई, पाकिस्तान एम्बेसडर को बड़ा पीछे लगाया गया लॉबिंग करने के लिए कि ट्रंप मेरी एक कॉल ले लें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, लेकिन उन्होंने कॉल मुबारकबाद की नहीं ली थी, आपको भी पता है। तो एक उसके जुमले के ऊपर जो इन्होंने एक मुलज़म पकड़वाया 2021 में, जो एयरपोर्ट पर हमला करके 13 अमेरिकन फ़ौजी मारे गए थे, उनका मुलज़म इन्होंने दिया। तो क्या ये मुशर्रफ वाला मामला तो नहीं शुरू हो गया? हम पकड़ के उनको पकड़ाने तो नहीं रख पड़े? जी देखें, ये जो बात है, मैं इस हवाले से ये कहता था जब हम ये तवक्को लगाए बैठे थे ना कि ट्रंप जो है ना वो आएगा और ट्रंप सारी दुनिया को सीधा कर देगा और सबसे पहले जो है ना वो पाकिस्तान के जो मामलात हैं, पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी नहीं है और सियासी जमातों के कायदीन को मतलब पकड़ा हुआ है, तो ट्रंप ज़रूर किरदार अदा करेगा। लेकिन मैंने उस वक्त भी बात की थी कि अमेरिका जो है ना उसके मफादात अगर जुड़े हैं ना तो आपकी मुक्तदरा के साथ जुड़े हैं, ठीक है, और आपकी मुक्तदरा के पास ऐसे हथकंडे हैं, ऐसे ट्रिप्स हैं कि वो जो है ना वो अपना जो है ना वो उनको सीधा रखते हैं। अब देखें, पाकिस्तान में पूरी दुनिया के जो लोग हैं, हुक्मरान हैं, उनको ट्रंप ने आगे लगाया हुआ है और हमारे यहाँ इधर क्या बना है कि ट्रंप पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। उन्होंने मस्तियाँ तो डालनी है। देखें, एक जुमला ये आना चाहिए था कि इमरान खान को बाहर करें ट्रंप की तरफ। तो आप कुछ नहीं, मेरी बात सुने ना, एक जुमला ये आना चाहिए था, तवक्को ये की जा रही थी अवामी तौर पर
और लेकिन हो क्या गया है, वो करारदाद जब जो विल्सन की आ रही है वो भी आ रही है सुनने तो में। कामयाब तो फिर कौन हुआ? कामयाब तो आपकी मुक्तदरा हो गई। जी जी, देखिए जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप होते हैं वो बुनियादी तौर पे जो बेस करते हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है मुल्कों का। हर मुल्क जो है आपने जो उसके जाती मफादात होते हैं उसकी बुनियाद पे दूसरे मुल्कों के साथ अपने तल्लकात बनाता है। और हमारा हाल वही है जो बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने वाला, कभी हम ट्वीट पे नाचना शुरू कर देते हैं और आज भी वही हाल है। आज हमने एक उनकी मदद की है, एक उनको वांटेड जो बना था उसको पॉलिसी बयान तो नहीं दिया। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये अभी तब जो ट्वीट वाली बात थी अभी भी ट्वीट आ सकता है। ये बड़ा गैर रवैती पॉलिटिशियंस है जो डोनाल्ड ट्रंप है, अभी कुछ भी हो सकता है ना। अब इनको शादियाने बजाने की जरूरत है ना उस वक्त कोई बजाने की जरूरत है। लास्ट एक प्लीज। सर मैं इस पे कहूँगा कि बदकिस्मती से ये ऐसे हुक्मरान मुसल्लत है जिन्हें मुल्क की खुददारी का कोई एहसास नहीं है। यूएई के एक अहदेदार हुकूमती आते हैं और हमारे सदर, वज़ीर आज़म और पूरा लाओ लश्कर लेके पहुँचते हैं, इन्हें प्रोटोकॉल्स का एहसास नहीं है और इन्हें यह भी नहीं पता कि अगर अमेरिकी सदर ने एक जुमला बोल ही दिया है तो उसके ऊपर कोई खुददारी, कोई इज्जत, को गैरत भी किसी चीज़ का नाम होता है। आपने क्या तरीका पकड़ लिया है? अब वो जो शहरी अगर पाकिस्तान का है तो ये किस कानून के तहत अमेरिका को पकड़ाया गया, और अगर पाकिस्तान का शहरी नहीं है तो अमेरिका के साथ जो शहरी पकड़ाया गया क्या अभी भी हम उसके इत्तेहादी हैं या नहीं, या ये सिर्फ अमेरिका की नज़र में दोबारा खुशनुदी हासिल करने के लिए किए गए इकदाम हैं? तो इस पर इनको ये आने वाले दिन बताएंगे, ये आने वाले दिन बताएंगे पॉलिसी क्या होती है अमेरिका। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। भी बस आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा, आप फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।